नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ अनंत। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, प्रदेश में राजनीतिक रैलियों से हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। अपने पूरे कार्यकाल में सपा सरकार लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरती रही है। कांग्रेस समेत बीजेपी और बीएसपी भी सरकार पर हमलावर रही है, जिनमें से अब कांग्रेस और सपा का खेमा एक ही हो चुका है। अब यही मुद्दा चुनावी रैलियों में भी सामने आ रहा है। अमित शाह ने भी अपनी मेरठ रैली में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे हैं और खास बात यह कि सपा के साथ साथ ये सवाल कांग्रेस पर भी दागे गए। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सपा सरकार की कानून व्यवस्था पर हमला किया। यहां यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों पर चुनाव 11 फरवरी को होना है। हालांकि ये बात पहले से तय थी कि चुनावों के दौरान भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था अहम मुद्दे रहेंगे, लेकिन अब जब अखिलेश यादव पार्टी और परिवार के आंतरिक द्वंद्व से विजेता की तरफ उभरे हैं, तो अखिलेश इस चुनौती से कैसे निपटेंगे, लोकतंत्र में आज इसी पर चर्चा। मेरठ की रैली को देखकर लगा है कि चुनावी माहौल गरमाने लगा है। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मेरठ में एक व्यापारी की हत्या के विरोध में अपनी मेरठ पदयात्रा रद्द कर दी, लेकिन एक रैली में राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उधर एटा में बीएसपी मुखिया मायावती ने भी अखिलेश सरकार को निशाना बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आगरा में रोड शो कर एकता का संदेश दिया। ये 3 अलग अलग जगह के इंसिडेंसेस हैं जो कि आपको हमने बताए हैं। अब तीनों इंसिडेंसेस का उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये नजारा आगरा का है। सुबह से ही तमाम विभागों के अधिकारी उन रास्तों पर बिजली के तार हटाते दिखे जहां से अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रोड शो गुजरना था। लखनऊ में रोड शो में ऐसी ही स्थिति पैदा होने की वजह से ये सावधानी बरती गई, लेकिन यहां पर अखिलेश ने अप्रत्यक्ष तौर पर कटिया लगाने वालों का मनोबल बढ़ा दिया। बताओ 24 घंटे शहर में बिजली आ रही कि नहीं आ रही? और हम तो कहते हैं कि कटिया को भी नहीं हम कुछ कह रहे हैं। बिजली आ रही 24 घंटे, ये इंतजाम किया। अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आगरा के दयाल बाग से अपने रोड शो की शुरुआत की। इस दौरान सड़क के दोनों ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ युवाओं की भीड़ उमड़ी। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर कुछ मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, लेकिन दोनों नेताओं ने इस रोड शो के जरिए वोटरों को एकता का संदेश दिया, साथ ही पार्टी कैडर का मनोबल भी बढ़ाया। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मेरठ की पदयात्रा को आखिरी मौके पर रद्द कर दिया गया। बताया गया कि गुरुवार को मेरठ में एक व्यापारी की हत्या की वजह से पदयात्रा को रद्द कर दिया गया, लेकिन एक चुनावी रैली में उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सपा ने इसे गुंडाराज में नंबर 1 बना दिया है। मगर हम सबने वो युवा अभिषेक की मां की भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आज सबके निवेदन करता हूं कि आज अभिषेक की जो निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में और उसकी आत्मा की शांति में हम पद यात्रा को यहीं पर समाप्त करेंगे। उधर बीएसपी मुखिया मायावती भी चुनाव के मद्देनजर इस समय ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। एटा में एक चुनावी रैली में उन्होंने भी कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की सरकार बनने पर वो गुंडों को सीखचों के पीछे भेजेंगे। सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है। चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को वोट पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक तारुफ आपसे कराते हैं, उसके बाद चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से कृष्णकांत पांडे हैं, अजय कुमार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। दीप्ति भारद्वाज, शुरुआत में आपसे करूंगा। अमित शाह ने अपनी रैली में लगातार निशाने साधे समाजवादी पार्टी की सरकार की जो विफलताएं रही या फिर कहा जाए कानून व्यवस्था जिस तरीके से चरमराती दिखी है, ये सिर्फ मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या वाकई में कुछ भावनाएं भी बीजेपी की जुड़ी हैं इसके साथ?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुद्दों की लड़ाई तो की ही है, लेकिन जन भावनाओं, जन आकांक्षाओं का भी ध्यान रखा है। ये पूरी तौर से जिस तरीके से मुद्दा सामने आया था और वहां पर लगातार व्यापारी की हत्या, व्यापारी के घर के अंदर घुस करके लोगों को दिन दहाड़े मार देना, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के इस लखनऊ शहर में श्रवण कुमार जी की हत्या हो जाती है, जबकि वो बार बार पुलिस से कहते हैं, बार बार गुहार करते हैं कि मेरे बेटे के हत्यारों को पकड़ा जाए, और उसके बाद में उनके बेटे के हत्यारों को भी नहीं पकड़ा जाता है और उनकी भी हत्या कर दी जाती है। आज सुबह के अखबार खोलते हैं तो उसमें डॉक्टर जयदीप की हत्या कर दी जाती है, जिसे उसमें उस संगठित अपराध के तहत उसमें एक मजेदार बात यह होती है कि उनकी जेब में एक ऐसा पत्र रख दिया जाता है जिससे उसको एक आत्महत्या का स्वरूप दिया जा सके, जबकि लोग जानते हैं कि जहां पर 2 गोलियां लगी हो वहां पर आत्महत्या कभी भी नहीं हो सकती। तो ये इतने सारे मुद्दे हैं जिसमें जनता त्राही त्राही कर रही है। और इससे भी एक बड़ा मुद्दा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार की इतनी सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो गई है। कृष्णकांत जी, आपके पास मैं आऊंगा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, एक लचर कानून व्यवस्था को लेकर और विकास ना कर पाने को लेकर, ये भी आरोप लगे हैं। उसका आप जो नतीजा है, जो एग्जाम्पल है, आप लोग देख चुके हैं किस तरीके से रोड शो के दौरान ही जो तारे फैली हुई थी उनको हटाया गया। अब कांग्रेस भी सपा का दामन थाम चुकी है, तो यही चीजें आपके भाग में भी आएंगी, तो कांग्रेस कैसे निपटेगी इस चीज से? देखिए, जो विकास की बात है, हम तो बार बार कहते रहे हैं कि पिछले 89 तक 89 तक हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, और यह सब लोग जानते हैं कि पंडित नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे और विकास का कार्य हुआ। 89 के बाद आज तक उत्तर प्रदेश में सच्चाई यह है कि विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। इस 5 सालों में समाजवादी पार्टी की इसके पहले 3 बार सरकार रही और मायावती जी की 4 बार सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, लेकिन इन 5 सालों में देखा जाए तो 4 साल तक अखिलेश यादव जी 4-5 मुख्यमंत्रियों के बीच में उलझे रह गए। बार बार सारे राजनीतिक दलों ने कहा, हमने भी कहा ये बात जी। आज स्थिति यह है कि 6 महीने से पारिवारिक झगड़े या कलह से उबरने के बाद या उसी में फंसते निकलते उन्होंने कुछ अलग से अपनी छवि दिखाने का काम किया। इन 5 सालों में विकास हुआ कि नहीं हुआ? छवि के ही नतीजे पे नहीं, मैं बता रहा हूं कि उसी लिए इस वक्त में जितना हो सका अखिलेश जी ने विकास का काम किया, लेकिन जितना होना चाहिए था तमाम परिवार के लोगों के उलझनों की वजह से वह विकास का कार्य सच में नहीं हो पाया। और जहां तक गुंडा राज का सवाल है, यह सवाल उठता है कि गुंडा राज इसमें यह सही है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम हमेशा समाजवादी पार्टी की आलोचना करते रहे हैं जी। फिर भी मैं बड़े एकदम साफगोई से कहना चाहता हूं, मैं गठबंधन का पार्टनर हूं, फिर भी बड़े स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं, सच्चाई कबूल करनी चाहिए। इसमें जो है वो जो है गुंडा राज के मामले में मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय, अगर हम आरोप लगाए तो कुछ हद तक बात समझ में आती है। बहुजन समाज पार्टी आरोप लगाए जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख माफियाओं को अपने पार्टी में ज्वाइन करा रही है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाए तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। इलाहाबाद और कौशाम्बी के 5 थानों में मेरे पास एफआईआर की धारा याद है, नोट है, मेरे पास एफआईआर की डेट है, थाना है, जिला है। केशव मौर्य जी के पास 302 से लेकर छेड़खानी तक के आरोप लगे हुए हैं जी। वह बीजेपी अगर गुंडा, ठीक है सर, इसका जवाब मैं डॉक्टर दीप्ति से लूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि इन 5 सालों में विकास हुआ है, नहीं हुआ है, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए मुझे। किससे सवाल है? कृष्णकांत जी, सवाल आप ही से मेरा कि इन 5 सालों में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। इन 5 सालों में यह सवाल तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूं जी। इस 5 सालों में पिछले 22 साल की तुलना में बहुत अधिक विकास हुआ है। अच्छा, तो फिर क्यों फिर कांग्रेस 27 साल यूपी बिहार का नारा देती थी अगर बेहतर काम आपको दिखता है तो? नहीं, मैंने 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल का नारा दिया। मैं बता रहा हूं कि इस 5 साल में अखिलेश यादव के कार्यकाल में तुलनात्मक 22 साल ज्यादा विकास हुआ है। तो मैं अपने नारे पे, कांग्रेस पार्टी अपने नारे पर कायम है और हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम सरकार बनाएंगे जिसमें उत्तर प्रदेश के किसानों के कर्ज माफी, बिजली बिल, समर्थन मूल्य और 27 साल की बदहाली को फिर से, बेहाली को फिर से हम सही करने के प्रयास में काम करेंगे। इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम आने वाले दिनों में, ठीक है सर, नावे साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। नावे साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका।
बीजेपी जो अब कहती नजर आ रही है सर, हालांकि कांग्रेस तो अब आपकी साइड ले रही है, कृष्णकांत जी तो साफ वही से बचा रहे हैं सपा को, लेकिन ये बात तथ्य है कि कानून व्यवस्था को आप लीजिए, भ्रष्टाचार को आप लीजिए, तो इन 5 सालों में जनता तो कम से कम बेहाल रही है। इन चीजों से सपा कैसे खुद को बचाएगी? देखिए, जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जनता जो है वो बेहाल रही है, सरासर गलत है जी। और जो इल्जाम लगा रहे हैं, जो लोग, जो दल इल्जाम लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको अपनी पार्टी के साथ जो है वो इंसाफ कैसे करेंगे। वो कुर्सी पर बैठ करके आपके यहाँ वो हमारी तारीफ तो नहीं करेंगे, वो ये तो नहीं कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। जाहिर है कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, लेकिन वो एक उंगली हमारे ऊपर उठा रहे हैं, 3 उनकी तरफ जा रही है जी। वो अपना पहले देख करके बताएं, अपने दामन में झांकें, अपने गिरेबान में झांकें, अपने घर में झांकें और ये झांक करके देखें कि उन्होंने जो 2014 में लोगों से वादे किए, जो पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की आवाम, ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं। मेरठ की जो घटना रही उससे पहले, एक दिन पहले वो क्या किया, जो लखनऊ की जो घटना रही, यही 2 घटनाएं अपने आप में सामने आईना दिखाती हैं कानून व्यवस्था का हालात क्या है। देखिए, कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, लगातार हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं और लगातार काम इसको अपग्रेड करने का अच्छा चल रहा है जी। लगातार। लेकिन देखिए, क्राइम का ग्राफ जहां तक आप ये कहें कि बिल्कुल कोई क्राइम ना हो जी, तो ऐसा तो देखिए, आप खुद भी जानते हैं, आप खुद भी 4th पिलर हैं देश का, सम्मानित मीडिया चलाते हैं और आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है जी। तो कहीं ना कहीं आप भी देखते हैं ये सारी चीजें कि हमने जो किया है, डायल 100 किया है और उसके अलावा 10-90 हमारी ले लीजिए और 15 मिनट के अंदर रूरल एरियाज में लीजिए, रिमोट एरियाज में लीजिए, कहीं भी लीजिए, हमारी पुलिस आज फोन करने के बाद पहुंच जाती है जी। तो ये सारी चीजें जो हमने कर दिया, ये बेहतरी के लिए हमने इसको कहीं ना कहीं अपग्रेड, लॉ एंड ऑर्डर को हमने बेहतर करने के लिए लगातार, जी आपकी बात मैं मानता हूं कि योजना की तरफ से लागू की गई है, अखिलेश लेकिन यादव इतने 5 सालों में जो इतने 100 दंगे हुए हैं, वो चीजें सर क्या आप बच पाएंगे? आप ही के मंत्री के ऊपर लगातार आरोप लगे हैं, क्या उस चीज से बच पाएंगे? क्या वो भी चीजें गलत हैं? क्या वो भी चीजें सिर्फ आरोप हैं? 2005 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी सर। 12 से 17 की बात करते हैं नावेद भाई, सही हूं तो। और नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मध्य प्रदेश जो आज हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये जरा एनसीआरबी की रिपोर्ट देखा करें और ये रिपोर्ट देख करके बताएं कि जो क्राइम का ग्राफ बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश सबसे खराब, ये क्या अपना दामन में नहीं झांकते कभी? क्या इनमें थोड़ा सा भी जर्फ नहीं है, थोड़ी सी भी इनमें तमीज नहीं है कि ये अपने गुजरात में झांक के देखें, ये अपने जो देखें, जो वहां कांड हुए उसको देखें, दिल दहला देने वाले कांड हुए हैं, बात की है, दिल दहला देने वाले कि सिर्फ पुलिस वालों पर ही जो हमले हुए हैं वो पिछले 4.5 साल में अब तक सबसे ज्यादा हुए हैं आपकी सरकार में। सिर्फ पुलिस वालों की बात मैं कर रहा हूं, ये भी एनसीआरबी का आंकड़ा ही है। देखिए, पुलिस वालों के हमले की बात जहां तक है, वहां यह है कि चीजें कंट्रोल करने में आपस में कुछ ना कुछ होता है, तो चीजें कंट्रोल करने में हमारी पुलिस लगातार काम कर रही है, पुलिस ने लगातार काम किया है और मेहनत कर रही है। हाँ, जो कुछ लोग मेहनत करने से बचते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, क्योंकि जनता से बढ़ के कुछ नहीं है सर। किन किन के ऊपर कार्रवाई हो, कितने मामलों में चीजें नतीजे पर पहुंची है, किनको सजा मिली है, उसकी भी मैं आपसे बात करूंगा। हमें सुरक्षा देनी है जी। हम ये वादा करके आए हैं अनंत भाई कि जनता ने हमें मैंडेट दिया है और ऐसा मैंडेट दिया है कि इतिहास में समाजवादी पार्टी को ऐसा मैंडेट मिला नहीं। पहली बार चेहरा कौन था? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी के चेहरे पे हम लोग आए हैं और वो बेदाग साफ दामन करने दिया नहीं। अभी आपके कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि 4.5 साल अखिलेश यादव लगातार रह गए। ये भाई हमारा नारा है, काम बोलता है। सर, ये कहना मेरा नहीं है, आप ये गठबंधन के साथी हैं, हमारा नारा सामने बैठे हैं, उन्हीं का कहना है ये कि 4.5 साल तक अखिलेश यादव कुछ काम नहीं कर पाया, चेहरा चाहे बनाया होगा। नहीं, मेरा ये नहीं कहा होगा कृष्णकांत जी ने, ये कहना नहीं है, के बीच में उलझी रही जी। चलिए ठीक है, डॉक्टर दीप्ति आपके पास में आता हूं। जी ने ये नहीं कहा, मुख्यमंत्री जी ने अपना जी ठीक है ना, वापस मैं लौटूंगा आपका। डॉक्टर दीप्ति, कांग्रेस का भी कहना यही है, सपा का कहना भी यही कि पहले बीजेपी खुद के गिरेबान में झांके और बीजेपी को ऐसे आरोप लगाने शोभा नहीं देता।
अनंत जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, लेकिन मैं आपकी बात जितनी मुझे समझ में आई उसके हिसाब से मैं आपको जरूर उसका उत्तर दूंगी कि 10 वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यानी राहुल गांधी जी की सरकार थी। 5 वर्षों तक यहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार थी। आप सारे लोगों ने बहुत खुले तौर पर देखा है, मुझे आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि 10 वर्षों में देश का सारा पैसा एक ही परिवार के पास रोम में चला गया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार ने, सैफई के सारे गुंडों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश को बदहाली के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दिया। आप स्वयं जानते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हो या बलात्कार का मुद्दा हो, आप आश्चर्य की बात करेंगे कि रोज नियम से 24 बलात्कार आप अखबारों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। क्या आप लोग इस तरीके से, जी हाँ, जनता ने मैंडेट गुंडों को दिया था। और बहुत आश्चर्य की बात है कि जनता ने जिस सरकार को चुना था उस सरकार ने अपने, आप ये मान रही है कि जनता जो है वो गुंडों को, आप ये मान रही है कि जनता का मैंडेट गलत होता है, गुंडों को दिया जाता है, लोगों की भावना को आहत कर रही है। कहना चाहती हूँ कि आज उसका एक प्रमाण ये है कि अखिलेश यादव जी अपनी सभा में खड़े होकर के कटिया चोरों का समर्थन करते हैं। आप बताइए कौन सा चरित्र आप समाज के सामने रखने जा रहे हैं? जब उसका जवाब नावेद भाई देंगे इस बात की, कटिया चोरों का समर्थन की बात नहीं। और आजम खान का जो वक्तव्य सामने आया था उसको लेकर भी, लेकिन उससे पहले अखिलेश सर आपके पास, नावेद भाई वापस मैं लौटूंगा आपके पास, नावेद भाई वापस मैं लौटूंगा आपके पास, जवाब मैं आपसे लूंगा इस चीज का। अजय जी आपके पास मैं आता हूँ, क्या चीजें आपको नजर आती हैं? कांग्रेस और सपा जो पहले एक दूसरे पर आरोप लगाती थी, अब दोनों एक साथ हैं। बीजेपी कुछ कहती है तो बीजेपी के ऊपर आक्षेप लगा दिए जाते हैं। राजनीति का रंग क्या है इस वक्त का? देखिए अनंत, जो ये गठबंधन हुआ है, देखिए गठबंधन की शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी जी। जब पारिवारिक झगड़ा बढ़ गया, घर का झगड़ा सड़क पर आ गया, और मुझे याद है कि 22 अगस्त 2016 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में 22,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक अनुदान पेश करते समय अखिलेश यादव ने कहा था कि 2017 में मैं ही वापस लौटूंगा और उत्तर प्रदेश विधानसभा में छठा बजट मैं ही पेश करूंगा। लेकिन 2 अक्टूबर 1916 को जब लोक भवन का लोकार्पण करने लगे तो बोले अब हमारे हाथ में तुरुप का इक्का है। उसके बाद फिर क्या बोले अभी तक तो हम बहुमत की सरकार आ रहे थे, लेकिन अगर कांग्रेस का साथ मिल जाए तो हम 300 से ऊपर हो जाए। आज मैं देख रहा था रैली में जो यात्रा हुई, आगरा से शुरू हुई। आगरा समाजवादी पार्टी हमेशा शुरू करती रही है, लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज देख रहा था कि 2014 का जो प्रचार होता था, मोदी की जो रैलियां होती थी, उसमें मोदी जी जनता से सवाल पूछे थे, इस सरकार को हटाओगे? बोलते थे हटाएंगे। भ्रष्टाचारियों को निपटोगे? निपटेंगे। आज हमने देखा वही पीके, जिन पीके ने नरेंद्र मोदी की सारी यात्राओं का एक नक्शा बनाया था, पूरे के पूरे उसी नक्शे कदम पर आज राहुल गांधी का भाषण मुझे वहां सुनाई दिया। जनता से 15 लाख आए, बोलती नहीं आए, फिर भ्रष्टाचार मिटा नहीं मिटा, जो है अब प्रचार का वही साधन जो पीके ने दिया, ठीक वही है। लेकिन एक चीज बताइए, ये एक नारा होता था 27 साल यूपी बेहाल, वो नारा पीछे चला गया। कोई अब उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा, कानून व्यवस्था पे बात नहीं कर रहा। बात क्या हो रही है? हमें सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए ये गठबंधन किया। यूपीए की सरकार का अगर समर्थन किया मायावती ने या मुलायम सिंह ने, तो उन्होंने कहा सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए गठबंधन है। कानून व्यवस्था की कहीं कोई चर्चा नहीं। मुझे 2007 की वो भी घटना आनंद याद है, जब चुनाव हो रहे थे और 2006 के आखिरी दिनों में एक निठारी कांड हो गया था। केवल शिवपाल सिंह का एक बयान कि इस तरह की घटनाएं छोटी छोटी होती रही, पूरी 2007 की पूरी रणनीति समाजवादी पार्टी की धरी रह गई और मायावती शासन में लौटी। मेरा केवल ये कहना है कि इस चुनाव के प्रचार में अगर किसी का इस तरह का बयान आ जाता है, कोई चीजें आ जाती हैं, तो सारे विकास के मुद्दे पीछे रह जाते हैं। जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद। 2014 का चुनाव प्रारंभ हुआ इसी फर्स्ट फेज से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, लेकिन मुजफ्फरनगर की जो हवा चली तो सांप्रदायिक ताकतों ने या ध्रुवीकरण ने
73 की 73 सीटें एक की झोली में डाल दी। तो ये समय है किस तरह से प्रचार होगा, ये बड़ा संयमित है। आज जिस तरह से मुद्दा उठाया है अमित शाह ने कानून व्यवस्था का, ये अपील करता है। देखिए कानून व्यवस्था, अगर आपके पड़ोस में कोई घटना हो जाए तो आदमी यही सोचता है भगवान ये घटना मेरे साथ न घटित हो। तो है छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी बड़ा रूप ले लेती। आज लखनऊ की घटना जो हुई, हमारे एक परिवार के बेटे को मारा गया, पिता को मारा गया, उसके पहले मारा गया। आज एसएसपी स्वीकार कर रही है कि हाँ हमसे गलती हुई। अरे तो एसएसपी के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं जो अपनी गलती स्वीकार कर रही? सिपाहियों को तो आपने नाप दिया और लोगों को सीओ को आपने हटा दिया, लेकिन एसएसपी जो उस गलती की जिम्मेदार है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? बहुत सी चीजें हैं जनता के सामने। ठीक है अजय जी, वापस मैं लौटूंगा और समय नावेद जी इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा कानून व्यवस्था के ऊपर, उसके बाद सवाल मेरा रहेगा विकास के ऊपर कि कानून व्यवस्था की जो तस्वीर दिखा दी है अरुण जी ने, अजय जी ने आपको, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या अभी भी आप यही कहेंगे होती रहती हैं चीजें? अजय साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं बड़ी इज्जत करता हूं इनकी। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा, इनका ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा है। और इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि मोदी जी का जो विवरण दिया है इन्होंने, जो मोदी जी के बारे में जो एक बयान किया है कि किस तरह स्पीच करते हैं और लोगों से पूछते हैं बीच बीच में कि बताओ सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, कितने? 15 लाख, कितने? 15 लाख। तो इसलिए वो कहते हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं जनता हमारी जो बैठी सुन रही है ये कहीं सो तो नहीं गई। ये कहा है कि राहुल गांधी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं, वही चीजें कॉपी कर रहे हैं। बहरहाल सवाल मेरा दूसरा था कानून व्यवस्था के ऊपर कि जो चीजें बताई हैं, जो घटनाएं बताई हैं अजय जी ने, क्या इनको झुठला पाएंगे आप? क्या अब भी शीशा आपके सामने नहीं आता कि भाई व्यवस्था बहुत लचर है कानून की? नहीं, कानून की व्यवस्था लगातार जो है, आप शुरुआत देखिए 2007 में जब जो सरकार थी उसके बाद आप देख लीजिए जितने घोटाले हुए, जो मर्डर हुए, एनआरएचएम के वगैरह 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 बहुत से हैं। तो जो पत्थर की सरकार में जो चीजें हुई और जो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया कि लगातार यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है बहुत लचर है और राष्ट्रपति शासन जो है उत्तर प्रदेश में लग जाना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी शपथ लेके उतरे नहीं थे मंच से, उसके दूसरे दिन से ही ये शुरू हो गया था कि गुंडों की सरकार उत्तर प्रदेश में 2012 में बन गई है। 2012 में शपथ के वक्त आपका मंच भी टूट गया था। नहीं देखिए भाई, देखिए वो क्यों टूटा था? जोश। अब आप एक जोश, एक नौजवान इंसान, एक नौजवान इंसान, करोड़ों लोग उसके चाहने वाले, कितने लोग उससे मोहब्बत करने वाले, वो लोग लेकर के आए, क्या मैंडेट दिया और मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है, उसके बाद व्यवस्था ऐसी नहीं कि लोग वहां चढ़ने से उनको रोका जा सके। देखिए वो एक खुशी था, वो एक जोश था, वो लोगों का एक उत्साह था। और लोकतंत्र में चुनाव जो है ये बहुत बड़ा एक पर्व होता है। लगातार घोटाले सामने है, दरोगा भर्ती घोटाले की बात कर लीजिए, सिपाहियों की भर्ती में घोटाले की बात कर लीजिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कर लीजिए। देखिए देखिए जो भी घोटाले की अगर आप बात करेंगे तो घोटालों के लिए न्यायपालिकाएं हैं, लोकायुक्त है, वहां शिकायतें दर्ज होती हैं। उनकी भर्ती में क्या रहा था ये भी हमने देखा है। लोकायुक्त की भर्ती के लिए क्या रहा था ये भी हमने देखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारे ऊपर इल्जाम, नहीं, हम इसको बहुत ही इल्जाम क्या कोर्ट की तरफ से फटकार नहीं पड़ी सरकार? देखते ही नहीं है। नहीं, देखिए वो अब लगातार याचिकाएं कुछ लोग लगा दिए जाते हैं कि याचिकाएं दाखिल करते रहो जी। कुछ लोग लगातार कुछ दल से लगा दिए जाते हैं, उनका काम ही ये होता है कि याचिकाएं जो है दाखिल करते रहिए सरकार पे, करते रहिए। और उसके बाद हमारा काम क्या है? हमारा काम था कि ठीक है, जो हमें जवाब देना होगा वो हम अपने लीगल एडवाइजर्स, अपनी टीम के साथ, अपने उन लोगों के साथ जवाब कोर्ट में देते हैं, लेकिन हम अपना विकास के मुद्दे से फोकस नहीं हटा रहे। सर विकास की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए विकास की कौन सी नजीर है कि राजधानी में ही अगर रोड शो होता है तो वहां पे तारों को हटाकर निकलना पड़ता है, राहुल गांधी को वहां पर झुककर निकलना पड़ता है। 4 महीने पहले आगरा में राहुल गांधी करंट भी खा चुके हैं आपके विकास के चलते ही, तो ये कौन सा विकास है? देखिए आपने कहा कि झुक कर निकलना, अखिलेश जी झुक कर निकलने। अब झुक के जो फलदार पेड़ होता है भाई साहब, जिसमें भी फल होते हैं, फिलॉसफी यहाँ काम नहीं करेगी, झुका रहता है। फिलॉसफी यहाँ काम नहीं करेगी। और जिसमें फल ना झुकते तो जिसमें फल नहीं होते वही तना रहता है। ऐसे ही घूमा जाता है। देखिए जिसमें होते फल नहीं होते, फल नहीं होते हैं, जिसमें वो तना खड़ा रहता है ना।
जिसमें लोगों को साया देने की क्षमता नहीं, जिसमें लोगों को फल देने की क्षमता नहीं, वो वृक्ष हमेशा खड़ा रहता है और एक दिन सूख जाता है, लेकिन झुकता वही है। अनंत भाई यहाँ जिसमें फिलॉसफी फल काम नहीं लगे करेगी। होते बेसिकली हैं। कृष्णकांत जी आप ही के पास में आऊंगा कि 4 महीने पहले आगरा में मौजूद थे राहुल गांधी और इसी विकास के नजीर के चलते करंट में उनको लगा था, काफी गंभीर करंट था। क्या उसके बावजूद भी सब कांग्रेस मानती है कि विकास चल रहा है? आपका 1 मिनट समय लूंगा, 2-3 बातें आपको क्लियर कर दूं। जी सबसे ज्यादा तो कानून व्यवस्था, हर कोई पार्टी बैठती है तो इस सरकार पे कानून व्यवस्था का आरोप लगाती है। जी मैं क्लियर कर दूं कि वही अखिलेश यादव जिन्होंने अतीक अहमद का टिकट काटा, जी जिन्होंने अमनमणि त्रिपाठी का टिकट काटा, जी जिन्होंने मुख्तार को दल में घुसने नहीं दिया, जिन्होंने डीपी यादव को दल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, जी पुरानी समाजवादी पार्टी और इस जो नई यूथ की जो समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के नेतृत्व में है, यह है कि इनके शासन काल में कानून व्यवस्था जितनी सही रहेगी उतनी कानून व्यवस्था भाजपा और बसपा में इसलिए नहीं सही हो सकती कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं आदित्य जोगीनाथ क्या है। मैं ठीक है, पूछना वो सवाल चाहता आप हूं, कर मैं लीजिएगा। नाम उससे लेके पहले कह एक रहा हूं, सवाल मेरा आपसे भूषण शरण कृष्णकांत सिंह जी, क्या है। कांग्रेस मानती है कि सभा में युग परिवर्तन मैं- हो चुका है? मैं बस बता रहा हूं एकदम सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। सपा कांग्रेस में ही मानती नहीं। है कि सपा में युग परिवर्तन हो चुका है? सारे अब पुराने युग का अनंत कोई जी, महत्ता नहीं रही, सारे अब नए युग में राजनीतिक जिएंगे। दलों में हिंदुस्तान में युग परिवर्तन हो चुका है, नौजवान आगे निकल चुका है, बुजुर्गों का आशीर्वाद और सलाह की आवश्यकता इस देश में जी। है और नौजवान जो है उसको करने के कार्य रूप में परिणित करने के लिए नौजवान आगे है, लेकिन अपने बुजुर्गों का सम्मान और उसके मार्गदर्शन में उसकी इज्जत करते जी। हुए। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जितने गुंडों को उन्होंने लोकसभा में भेजा है, हाँ। जितने लोगों को विधानसभा में टिकट दे रही है, वह कानून व्यवस्था की बात करेगी। जी। एक सवाल और पूछना चाहता हूं। जी। दीप्ति जी हमारी बहन है भाजपा की, हाँ। इन्होंने एक सवाल किया कि सारा पैसा लूट का रोम चला गया। जी आज यह लोकतंत्र की देन है कि हम और आप जैसे लोग भी उस परिवार पे उंगली उठाते हैं जिसके परिवार में आजादी के पहले सारा कुछ होते हुए भी, जी। जिसके परिवार ने बरसों बरसों इस देश के लिए जेल काटा, और उस परिवार पे नहीं कृष्णकांत जी, फिर दो अर्थी बातें हो जाएंगी। या तो परिवार की महत्ता रखिए या फिर युग परिवर्तन की महत्ता रखिए। अगर युग परिवर्तन की बात करते हैं तो आज की पीढ़ी में जी आप परिवार की बातें करते हैं तो फिर सपा की भी पुरानी चीजें गिनी आप अपने साथ में। आप बताइए। मैं बता तो रहा हूं किस तरह आपको कि अगर आप युग परिवर्तन की बातें करते हैं तो जो मौजूदा स्थितियां हैं आप उनमें रहिए, परिवार की पिछली बातें ना कीजिए। अगर आप युग परिवर्तन की बातें ना करके परिवार की महत्ता रखते हैं तो फिर उन चीजों को भी सामने रखिए जो सपा के पिछले कार्यकाल में रही हैं चीजें, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास का ना होना, इन चीजों को अपने सामने रखिए। आप करता हूं मैं अनंत जी युग आनंद भाई कितना विकास हुआ, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, हिंदुस्तान को आधुनिक भारत बनाने के लिए तत्पर है। जी चलिए ठीक है, अजय जी आपके पास मैं आऊंगा। जो युग परिवर्तन की बात कृष्णकांत जी ने कही थी और जो कहा है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्यार सिर्फ चाहिए, सपा की सिर्फ अगर बात करते हैं तो बुजुर्गों के प्यार, उनके आशीर्वाद, उनकी सलाह की कितनी महत्ता है इस नए युग में? अनंत प्रचार करने के लिए निकल मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? बैठे याद आ रहा था नेताजी के बारे में जी कि यही वो नेताजी हैं जिन्होंने दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बेटों को आगे बढ़ाया। जी मुझे याद है चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद उनके बेटे अजीत सिंह जो अमेरिका में पढ़ रहे थे, नेताजी और बहुगुणा जी मिलकर उनको यूपी लाए और उन्हें आगे बढ़ाया। चंद्रशेखर के बेटे को ले लीजिए, बेनी वर्मा के बेटे को ले लीजिए, मोहन सिंह की बेटी को ले लीजिए, नरेश अग्रवाल के बेटे को ले लीजिए, मित्रसेन यादव के बेटे को ले लीजिए, दर्जनों नाम मैं गिना सकता हूं कि नेताजी ने राजनीति में जिस भी को मित्र हुआ उसके बेटे को आगे बढ़ाया। आज क्या स्थिति है अभी आप समझ सकते हैं। शायद बेटा अब नेताजी को उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाएगा। आज स्थिति क्या, नेताजी को पहले ये कहना पड़ा कि हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करें। स्वाभाविक रूप से उनके मन में एक पीड़ा है, उनके मन में सबसे बड़ी पीड़ा है कि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने उनको प्रधानमंत्री पद नहीं बनने दिया। प्रधानमंत्री बनते बनते सुरजीत ले गए, सुरजीत ने सारी बातें करा दी, उसके बाद लालू गए और सोनिया जी को क्या समझा दिया, इनका प्रधानमंत्री तो पद रह गया। आज नेताजी की, इसीलिए वो
नाराज इसलिए हैं कि वो कहते हैं मैं तो गठबंधन नहीं चाहता था, ये गठबंधन किस लिए, कभी कहते हैं हम प्रचार नहीं करेंगे, आज फिर उन्होंने कहा कि हम आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद किसे देंगे ये आने वाला। लेकिन अगर बड़े बुजुर्गों का सम्मान, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ बना बैठा करके कहीं रख दिया है, उनका कोप बहुत बुरा होता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो ठीक होता है, लेकिन अगर आशीर्वाद के अलावा अगर कोई बड़ा बुजुर्ग बद्दुआ दे दे तो बहुत मुसीबत होती है। ईश्वर न करे नेताजी के मन में कोई बात आए, नेताजी को भी आगे आकर के अपने बेटे को आशीर्वाद देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। भविष्य देखिए जनरेशन गैप होता है, लेकिन बड़ों को भी समझना चाहिए कि क्या माहौल है, क्या परिस्थितियां हैं, उसके साथ सामंजस्य होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि सद्बुद्धि आए उनके लोगों में, शिवपाल में आए, सारी चीजें हैं। और पुरानी बात है कि बहुत कटाक्ष होता है, जरा सी बात भी अगर कोई कह देता है तो पूरे चुनाव प्रचार पर उसका असर पड़ता है। नेताजी ने जिस तरह से कह दिया मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं गठबंधन का, बुरा असर पड़ता है जनता के बीच। ये चीजें जानी नहीं चाहिए। ठीक है कृष्णकांत जी, जो आप कह रहे थे कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, उनका प्यार चाहिए, मुलायम सिंह यादव की बात कीजिए, शिवपाल यादव भी अपनी अलग पार्टी बनाने की बात कह चुके हैं एक बार पे, तो प्यार और आशीर्वाद मिलता तो दिख नहीं रहा, तो फिर कैसे बड़े बुजुर्गों का साथ इस गठबंधन को हासिल है? अनंत जी, शिवपाल जी के बड़े भाई श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं जी, और उन्होंने अखिलेश यादव को पूर्ण रूप से तहे दिल से आशीर्वाद दे दिया है और इस गठबंधन का प्रचार करने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है जी। दूसरी चीज, बड़े बुजुर्गों का अगर कहीं अवहेलना हो रही है तो वह है भारतीय जनता पार्टी जी। लाल कृष्ण आडवाणी टीवी पे आके रोते हैं, कहते हैं कि हमारी पार्टी संसद नहीं चलने दे रही है। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव भरे मंच पर रोते हैं, कुमार जी ने, उन्हीं के साथ आप गठबंधन कर श्री रहे हैं। अजय कुमार जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बड़ों का कोप से हमेशा बचना चाहिए। तो मुझे लग रहा है इस बार बीजेपी के बड़ों के कोप से भारतीय जनता पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। एकदम इस बात की स्पष्ट एकदम दिख रहा है कि बीजेपी मुक्त उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णकांत जी आपका हम तक जुड़ने के लिए बेहतर चर्चा में। डॉक्टर दीप्ति, आपके पास मैं आऊंगा कि बीजेपी के ऊपर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप बड़ों की अवहेलना की बात कीजिए, चाहे जो उनका कार्यकाल रहा है और जो 14 में जो वादे किए थे वो भी पूरे होते नहीं दिखे, ये विपक्ष का आरोप है। तो बीजेपी फिर यूपी में कैसे निपटेगी इस चीज से? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, इस समय तो आप समाजवादी पार्टी की बात करिए, हम तो अपना विजन लेकर के आए हैं, हम तो अपना संकल्प पत्र लेकर के आए हैं कि हम ये प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं कि हम जनाकांक्षाओं के अनुरूप शासन देंगे, हम भयमुक्त शासन देंगे, हम ऐसे समाज की संरचना करेंगे जिसमें लड़कियां शाम को भी अपने घर से बाहर जाकर के सुरक्षित महसूस करें और माता पिता चिंता मुक्त हो। हम ऐसी चीज लेकर के आने की बात कर रहे हैं। सरकार जिनकी है उनकी बात करिए, सपा अपने ही घर में लहूलुहान है, उस समय ऐसी स्थिति में उसे दूसरे पर तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। चाहे उन्होंने, मैं सारे मुद्दे गिनाऊं, अगर भ्रष्टाचार, हत्या, ये बार बार गिराने की आवश्यकता नहीं है। पर अनंत जी, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी 38 सीटें मांगते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से, तो वो अपने पिता को 38 सीटें भी नहीं देते हैं और 105 सीटें कांग्रेस को देकर के वो अपना गठबंधन करते हैं। वही समाजवादी पार्टी जो लोहिया जी के नारे के तहत बनी थी कि कांग्रेस मुक्त, परिवार मुक्त हमें चाहिए भारत, इसके लिए समाजवाद का निर्माण किया जाता है। ऐसे में इस तरीके का गठबंधन भारत को भ्रमित करने का, उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का गठबंधन है। और ये सारे लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पास कोई विजन नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। अखिलेश यादव जी का 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो इतना गिरा हुआ, इतना निकृष्ट और भारत उत्तर प्रदेश की जनता को हतोत्साहित करने वाला कार्यकाल रहा है, युवाओं को हतोत्साहित करने वाला कार्यकाल रहा है कि उसके बाद इन लोगों को ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए। इसी डर की वजह से हुआ। अगर आपने 5 वर्ष अच्छा काम किया होता, अगर आपने 5 वर्ष अच्छा काम किया होता तो आपको गठबंधन की आवश्यकता नहीं थी। आपने आनंद फानन में जो गठबंधन किया है, अपनी हार को सीधे स्वीकार करते हुए आपने ये बता दिया कि हमारा मनोबल गिर चुका है। ठीक है डॉक्टर दीप्ति, वापस मैं लौटूंगा आपके पास, वाले नहीं है जी, वापस लौटूंगा। नावेद भाई। आनंद भाई, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जी, ये डिबेट भी भाषण की तरह करते हैं और हम लोगों का जो डिबेट होती है वो एक संवाद की तरह होती है जी।
तो इनके यहाँ ये भाषण की एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो नरेंद्र मोदी साहब से लेके अमित शाह साहब से लेके होती हुई यहाँ तक पहुंची है कि अब जो इनके पैनलिस्ट हैं वो भी इनके अंदर आ गए। बातें करते हैं भाई नावेद जी, आप लच्छेदार घुमा घुमा के बात करते हैं। मुद्दा हो तो मुद्दे पर बात करनी चाहिए, घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर दीप्ति, उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद में वापस नहीं। देखिए ऐसा है, अभी भारतीय जनता पार्टी की जो मोहतरमा यहाँ मौजूद हैं आपके चैनल पर, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हम लोग बात करते हैं। तो हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहते हैं इनके कि जब आदरणीय राजनाथ सिंह साहब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने एक काम ये किया था कि लखनऊ में जो, बल्कि यूपी में जो फैशन शोज हुआ करते थे मंच पे, तो रैंप पे जो मॉडल्स वगैरह चलती थी, तो उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये चीज ठीक नहीं है और उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी कि यूपी में ये फैशन शोज वगैरह इसके ऊपर बंदी लगा दी थी कि ये नहीं होना चाहिए। ये आप अगर देखेंगे तो आपको रिकॉर्ड्स में ही पता लगेगा कि उन्होंने बैन किया था। और इसलिए किया था क्योंकि इन सब चीजों से जो है, इन सब चीजों से ही लोग जो है उनके दिमाग में दूसरी चीजें आती हैं और महिलाओं के खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा रोष पैदा होता है और कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए इसको नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो महिला को तो सुरक्षा नहीं दे पाए, लेकिन एक फैशन इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आज की तारीख में, बहुत रेवेन्यू आता है पूरे हिंदुस्तान में उससे। फैशन इंडस्ट्री ले लीजिए आप, बॉलीवुड इंडस्ट्री ले लीजिए, कहीं से भी, लेकिन उसको जब ये सुरक्षा नहीं दे पा रहे महिलाओं को, आप दूसरे को बंद किए दे रहे हैं। आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नहीं, अब आप देखिए, ये बताइए, कल्याण सिंह जी मुझे बड़ा अफसोस है कि आप सुरक्षा महिलाओं को सुरक्षा तो आप दे नहीं पाए और उल्टा फैशन शो आप बंद किए दे रहे हैं। फैशन शो उत्तर प्रदेश में ना हो, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं कमजोर आप साबित हुए और कमजोर साबित हुए हैं आप, और जनता ने इस चीज को देखा है, जनता ने इस चीज को समझा है। लखनऊ में बलात्कार होता है, बुलंदशहर की घटनाएं इतनी सारी हैं, आप उसके बावजूद ऐसी बात कर रहे हैं। डॉक्टर दीप्ति, देखिए बीजेपी के अंदर भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कि महिलाओं के ऊपर अवैध टिप्पणी करते हैं। हालिया एक डिबेट के दौरान, किस तरीके का समाज बनेगा? डॉक्टर दीप्ति मेरी बात आप सुन लीजिए। हालिया एक डिबेट के दौरान आपकी पार्टी के प्रेम शुक्ला हैं जिन्होंने एक महिला पर अभद्र टिप्पणी की थी। उससे पहले विनय कटियार साहब के जो बयान है वो भी हम लोग सुन चुके हैं। साक्षी महाराज की बात कीजिए, योगी आदित्यराज की बात, अरे साहब एक बात आप कीजिए। तो ऐसे लोग आपके चैनल पे आनंद भाई आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बैठते हैं चैनल पे। की है उनके खिलाफ हमारी पार्टी ने एक्शन लिया है। और एक बात याद रखिएगा, हमारे यहाँ की महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय स्वाति सिंह जी, जो कि सरोजनी नगर से प्रत्याशी भी हैं, उनकी आज इन्होंने सुरक्षा भी हटा ली है, जो कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बयान के कारण से उनको दी गई थी। आप इन लोगों से बात करेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर जानते ही नहीं है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर होता है, किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात की जानी चाहिए। ठीक है, देखिए आदर्शवादी बातें हर पार्टी की तरफ से होती हैं, लेकिन सच्चाई से भी हम लोग वाकिफ हैं कि किस पार्टी के अंदर कितना लोकतंत्र रहता है, किस पार्टी के अंदर कितनी चीजें वही होती हैं जो कही जाती हैं। अजय जी, आपके पास मैं आऊंगा। एक चीज पर मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें कि चाहे वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, उस वक्त की बात कीजिए या आज के रोड शो की बात कीजिए, बीएसपी पर बड़े सॉफ्ट दिखते हैं राहुल गांधी। इसका राज क्या है? अनंत, मैं सुन नहीं पाया बात में। क्या दिखते हैं राहुल गांधी? बड़े सॉफ्ट दिखते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो बीएसपी की जो विचारधारा है उससे देश को खतरा नहीं है, या फिर यहाँ भी यही कहते हैं कि बीएसपी के बारे में जो कहा जाए सही नहीं होगा। निश्चित रूप से उन्होंने तो मायावती तक की प्रशंसा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लखनऊ में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी थी। देखिए, राहुल जी भी सोच रहे थे कि उनको अगर अकेले लड़ती तो 8-10 सीट से ज्यादा उनको मिलनी नहीं थी जी। ये निश्चित रूप से जो माहौल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में था, 2012 में उनको 28 सीटें मिली थी और 28 सीटों में घटते घटते जिनके विधायक जो अपने बल पर जीत के आए थे उनको लग गया, चाहे वो संजय जायसवाल हो, चाहे वो अखिलेश सिंह हो, जितने बहुत से थे वो सब बाहर चले गए। इनकी संख्या वर्तमान समय में जो इनके एमएलए हैं वो 13 रह गई है, 15 लोग बाहर हो गए। तो अब उनको 105 सीटें मिल गई। आप देखिए 105 सीटें और हाथ का सहारा साइकिल को मिल गया। साइकिल पे बैठ करके राहुल ने अपने आगे बढ़ने की तैयारी की है। वो इसलिए अब सहज भी हो रहे हैं। उनका निशाना, उनकी धारणा 2019 के लिए है अनंत, वो 2017 के लिए उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि और जब ये सवाल भी पूछा गया
हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि साहब 2017 ये है, 2019 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं और 2019 में मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, मैं प्रधानमंत्री के बारे में कोई सपने नहीं देखता हूं। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को यह सपना दिखाया गया है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, इसीलिए वो बड़ा सहज होकर के, जैसे पहले बाहें चढ़ा लेते थे, कागज फाड़ देते थे, कहीं ना कहीं उनको ट्रेंड किया गया है। पीके ने उनको बताया है किस तरह से उनको बोलना है। कृष्णकांत पांडे हमारे साथ इस वक्त नहीं है चर्चा में, वरना सवाल मेरा उनसे भी ये रहता है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए, नावेद भाई, डॉक्टर दीप्ति और अजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और लोकतंत्र में फिलहाल सिर्फ इतना ही, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें पिन पर लगातार जारी रहेंगी।